इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सारी बातें करनी है। क्लियर है? एयर पॉल्यूटेंट क्या होता है, उनके टॉक्सिक इफेक्ट क्या होते हैं, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर क्या है, उसको कौन कौन सी चीज़ें डिप्लीट करेंगी। जनरली नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में बात की गई, लेकिन हम सल्फर के ऑक्साइड भी पढ़ लेंगे। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होते हैं और उनका ओजोन लेयर पे क्या क्या प्रभाव होता है, वो कैसे डिप्लीट करते हो, कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कौन से इंटरमीडिएट बनाते हैं, वो सारी बातें हम लोग इस लेक्चर में बहुत आसानी से डिस्कस करने वाले हैं। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, एसिड रेन में कौन से केमिकल इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो सारी बातें। ठीक है, तो चलिए पहला डेफिनेशन हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है। एक लाइन में हम लोग पढ़ेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो सिंपल बात, इसमें किसी चीज की स्टडी कर रहे होंगे, है ना बेटा। तो स्टडी ऑफ, किस बात की स्टडी करोगे जरा बताओ, सोच के बताओ भाई। स्टडी ऑफ किस चीज की स्टडी हम लोग करेंगे बच्चों, है ना। तो स्टडी ऑफ सोर्स एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ केमिकल्स। स्टडी ऑफ, उस सोर्स की स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, सोर्स जहां से कोई चीज प्रोड्यूस हो रही हो, क्योंकि हम जाने तो स्टडी ऑफ सोर्स एंड केमिकल एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ केमिकल सबस्टांस। ठीक है, उनका जो हमारे दैनिक जीवन में हमारे ऊपर एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, खराब इफेक्ट जो आ रहा है बेटा, है ना, एडवर्स इफेक्ट ऑफ केमिकल। कई बार केमिकल नेचर भी प्रोड्यूस कर देता है ना। केमिकल प्रोड्यूस बाय नेचर और एनी ह्यूमन एक्टिविटी इंसान भी तो बनाता है, जनरली इंसान ही बनाता है, नेचर का तो अपना रोल है ना बेटा, ऑन एनवायरमेंट। ठीक है, अब एनवायरमेंट में तीन मेजर चीज बताओ, किस पे बात करेंगे। दैट इज एयर पे उनका क्या इफेक्ट होगा, सॉइल पे उनका इफेक्ट क्या होगा, और वाटर बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, है ना। इन तीनों चीजों पे हम इनकी बात करने वाले हैं बच्चों। यही है हमारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। बोलो भाई। ठीक है, ओके बेटा जी, इतना यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है। अब आपके जहन में आता होगा ये जो एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, ये एनवायरनमेंट कितने सेगमेंट में डिवाइडेड है। ठीक है, एनवायरनमेंट के कुछ अपने सेगमेंट हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, उस सेगमेंट के हिसाब से हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो, हम जब अपनी धरती को देखते हैं या धरती जो हमारा ग्लोब है, जब हम उसको देखते हैं तो हमें वो सेगमेंट नजर आने लग जाता है। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखो। कब पेपर है बेटा आप लोगों को, डेट आ गई है क्या इसकी। अभी नहीं आई। आप लोगों ने यूपी का जीआईसी भी भरा होगा आई थिंक। क्यों नहीं भरते आप लोग, यूपी पसंद नहीं आप लोगों को। बड़ी पोस्ट थी, काफ़ी अच्छी पोस्ट थी इस दाते में। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बच्चों प्लीज, है ना। चलो, जब सेगमेंट की बात आती है तो पृथ्वी का जो ऊपरी क्रस्ट होता है जिस पे हम लोग रह रहे हैं, है ना, जो मिट्टी से बना हुआ है, उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, लिथोस्फेयर। क्या बोलेंगे, लिथोस्फेयर बोलेंगे उसको। लिथो का मतलब ही सॉइल होता है एक तरीके से, है ना, मिट्टी होती है। इसी लिथोस्फीयर के पास पास यानी लिथोस्फीयर के साथ साथ एक और पार्ट होगा जहां पे पानी ही पानी होगा, उसे आप क्या कहोगे, हाइड्रोस्फीयर। क्यों बेटा, है ना, क्या बोलेंगे आप उसको, हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर के साथ ही साथ क्या है हमारे पास, हाइड्रोस्फीयर है। दैट इज, ये सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है कई बार है, या नाम पूछ लेता है। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर के साथ साथ क्या हम लोग और पढ़ेंगे, जरा बताओ, बायोस्फीयर,
बायोस्फीयर, जिसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हों, और इन सब को मिलाकर के इस अर्थ लिथोस्फीयर के ऊपर, इनके ऊपर जो कुछ है वो सब क्या कहलाता है? एटोमॉस्फेयर। क्या कहलाता है बेटा? एटोमॉस्फेयर कहलाता है। दैट इज क्लियर है। तो एनवायरनमेंट के चार बेसिक सेगमेंट हैं, जिनमें से एक का नाम क्या है बेटा? लिथोस्फेयर, दूसरे का नाम क्या है? हाइड्रोस्फेयर, तीसरे का नाम है बायोस्फेयर, और चौथे का नाम क्या है? हाइड्रोस्फेयर। ठीक है बेटा। इसी हाइड्रोस्फेयर के अंदर ये जो एटोमॉस्फेयर है, इसके अंदर ही एयर की बात होती है ना? क्यों? ठीक है। तो यहाँ पर जो लिथोस्फेयर हमारा है, यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? सॉइल की। किसकी बेटा? सॉइल की। हाइड्रोस्फीयर में किसकी बात करोगे जरा बताओ सोच के? केमिस्ट्री वाले हम लोग वाटर की बात करने वाले हैं। ठीक है। और जो एटोमॉस्फेयर है, यहाँ पर हम यहाँ पे एयर क्वालिटी की बात करने वाले हैं। ठीक है बेटा, एयर की बात करेंगे। ओके। और बायोस्फीयर में हम लोग हैं, हम हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं। ठीक है। हम पे इनका इफेक्ट आएगा। हम पे इनका क्या आएगा बेटा जी? इफेक्ट हम पे इन्हीं लोगों का आएगा बच्चों। ठीक है। इनमें बहुत सारी गैसेस हैं बेटा, तो अब ध्यान से देख लो आप। ठीक है। एटोमॉस्फेयर में जो बहुत सारी गैसें हैं, उस एटोमॉस्फेयर को तो तोड़ के देख लें कि एटोमॉस्फेयर कितने पार्ट में हमारा डिवाइड हो सकता है बच्चों। ठीक है। चलो, इस एटोमॉस्फेयर को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो एक बड़ा सा सेगमेंट एटोमॉस्फेयर का भी मिलेगा। ठीक है। नीचे से ऊपर की ओर बात करेंगे। ठीक है। एटोमॉस्फेयर से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी एटोमॉस्फेयर में तो क्या है? अगर एयर है बच्चों तो इसी में O2 है, इसी में N2 है, इसी में CO2 है, इसी में आर्गन है। ठीक है। ये बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। इसी में ओजोन आगे मिलेगा एटोमॉस्फेयर में। जब हम ऊपर तोड़ेंगे तो इसको तोड़ करके इसकी एक एक बात को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बेटा, बोलो। ठीक है। हेलो। ठीक है बच्चों, तो एटोमॉस्फेयर को आप सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जिसको हम हिंदी में वायुमंडल कहा करते हैं। और आप लोग लकी हैं कि आपके यहाँ सब्जेक्टिव नहीं, यूपी में बहुत सारे पेपर क्या हो गए हैं? सब्जेक्टिव हो चुके हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ। ठीक है। अब एटोमॉस्फेयर को मैं अगर यहाँ से लेता हूँ बच्चों, देखो भाई, ये क्या है मेरा? सोच के बताओ। ये अर्थ है बेटा। क्या है? अर्थ है। ये मेरी पृथ्वी है ना? अर्थ है। ठीक है। और अर्थ में क्या होते हैं आपको मालूम है? सियाल होते हैं, वो सीमा होते हैं। सियाल समझते हैं बेटा? सियाल, सीमा। सियाल मतलब सिलिका प्लस एल्युमिनियम, फिर सिलिका प्लस मैग्नीशियम। निफे भी होता ना अर्थ के अंदर, निफे होता है, यानी कि निकल प्लस आयरन। इस नाते निकल और आयरन बहुत ही स्टेबल माने जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं यही अर्थ क्रस्ट है। ये क्या बेटा? अर्थ क्रस्ट है मेरा, पृथ्वी की अर्थ क्रस्ट है, जो लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक का हो सकता है। और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? लिथोस्फीयर। क्या नाम देते हैं? लिथोस्फीयर इसको नाम देते हैं, है ना? लिथो मतलब मिट्टी, याद रखिएगा। ठीक है। ये है लिथोस्फीयर। क्लियर है। जब हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएंगे, पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएंगे लगभग 11 किलोमीटर तक। क्या जाएंगे बेटा? 11 किलोमीटर तक। ठीक है। तो एक लेयर मिलेगी आपको। अब पृथ्वी से ऊपर जाएंगे लगभग कितना किलोमीटर? 11 किलोमीटर की ये जो रेंज है। ठीक है बेटा, ये जो पूरी डिस्टेंस है 11 किलोमीटर लगभग चलेंगे जब आप यहाँ से। ठीक है। कितना किलोमीटर है ये? बोलो जरा। 11 किलोमीटर। ठीक है। तो पृथ्वी के स्टार्टिंग पॉइंट से 11 किलोमीटर तक का जो रीजन है एटोमॉस्फेयर के अंदर, उसका एक नाम है क्या बेटा?
ट्रोपोस्फेयर। क्या नाम है? ट्रोपोस्फेयर। क्या नाम है? ट्रोपोस्फेयर नाम है इसको। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। इसी में पंछी वंछी होते हैं, बादल वादल, सारी चीजें इसी के अंदर होती है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है बेटा वो 15 डिग्री से -56 डिग्री होता है ना? कितना होता है? तो यहाँ पे टेम्परेचर आपका होता है वो लगभग 15 डिग्री से लेकर के -56 तक जाता है। कितना? -56 डिग्री से। तो एक टर्म होता है यहाँ पर लैप्स रेट। क्या? लैप्स रेट। लैप्स रेट इस वाले रीजन में क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। किसमें? ट्रोपोस्फेयर में लैप्स रेट क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। ठीक है, कितनी हाइट होती है? 11 किलोमीटर की होती है ना? और जहां पे आपको मिनिमम टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है बेटा, जहां पे आपको मिनिमम टेम्परेचर मिलेगा वो लगभग 10 किलोमीटर के आसपास मिलेगा। ठीक है, उसको हम बोलेंगे ट्रोपोपॉज। क्या बोलेंगे बेटा? ट्रोपोपॉज, है ना? fall in temperature is due to the fall of pressure and density of air. The minimum temperature in this region is indicated by what is known as tropopause. तो जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होगा उसका नाम क्या होगा? ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज लिख देते हैं यहीं पर एक लाइन। ट्रोपोपॉज क्या है यहाँ पर? ट्रोपोपॉज ये है मिनिमम टेम्परेचर। क्या है बेटा? मिनिमम टेम्परेचर है। अभी एक ग्राफ से मैं उसको और भी समझा दूंगा आप लोगों को, तो डिटेल्स में बातें समझ में आ जाएंगी। ट्रोपोस्फेयर समझ में आ गया? हमारी धरती की सतह से 11 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो रीजन है, जो क्षेत्र है, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, इसमें टेम्परेचर 15 डिग्री से कहाँ तक जाता है? -56 तक जाता है। पॉजिटिव लैप्स रेट होता है यहाँ पर। ठीक है बेटा, और पूरी जितने भी आपके पास एटोमॉस्फेयर का मास होता है 70% यहीं पर होता है ना बेटा? 70% मास ऑफ टोटल एटोमॉस्फेयर बेटा, है ना? एटोमॉस्फेयर का अगर मास मान लीजिए 100 केजी है तो 70 केजी यहीं पर है ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, इसके ऊपर ऊपर जाएंगे तो मास लेस होता है, ये चला जाएगा बच्चों। ठीक है, वहां पे ज्यादा मास है नहीं, है ना? क्लियर है? आए? लेफ्ट रेट होता है बेटा ऊंचाई के साथ टेम्परेचर में जो फॉल आता है उसको बोलते हैं। हेलो, ऊंचाई के साथ, हाइट के साथ टेम्परेचर में जो फॉल आता है उसी को हम बोलते हैं लेफ्ट रेट। ठीक है बेटा? तो जब टेम्परेचर एल्टीट्यूड कर्व आप पढ़ेंगे तब आप लेफ्ट रेट को डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा? ओके है, आगे बढ़ूं? इससे ऊपर भी एक कोई ना कोई रीजन होगा। अब इससे ऊपर थोड़ा चलते हैं, इसके ऊपर भी एक रीजन ढूंढते हैं यहाँ कहीं आसपास। ठीक है, यहाँ पर मतलब 0 से 11 किलोमीटर तक तो मिल गया। कौन सा? ट्रोपोस्फेयर। 11 से 50 किलोमीटर का जो ये रीजन मिलेगा इसमें सारा कहानी है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं इसको। स्ट्रेटोस्फेयर नाम इसका है, स्ट्रेटोस्फेयर नाम है। ठीक है, 50 किलोमीटर तक, समुद्र तल से 50 किलोमीटर। ठीक है, 50 किलोमीटर है ये पूरा। इसका नाम क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर बच्चों। ठीक है, ये जो हाइट है, अब हाइट चूंकि बहुत परफेक्ट इस नाते नहीं बन पाता क्योंकि जगह नहीं होती, तो अब मान लीजिएगा कि ये लगभग जो यहाँ तक हम पहुँचेंगे, अगर ये 50 किलोमीटर तक है तो डिस्टेंस लगभग 40 किलोमीटर का हो जाएगा बच्चों। क्यों? हेलो, तो ये पूरी हाइट कितनी है बेटा? 50 किलोमीटर। यहाँ लिख दो 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फेयर। इसी स्ट्रेटोस्फेयर में यहाँ पर एक रीजन है बच्चों, एक बेल्ट है जो हमारी धरती को क्या करता है बच्चों?
कंजर्व करता है, एक तरीके से बचाता है हार्मफुल यूवी रेज से। उस रेंज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। यहीं पर है, लगभग यहाँ पर एक क्या है, प्रोटेक्शन पेटी है जिसका नाम है ओजोन लेयर। क्या नाम बेटा जी? ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर कहाँ पर है? यहीं पर है आपका ओजोन लेयर, याद रखिएगा। यहाँ पर कौन सा लेयर है बेटा? ओजोन लेयर है आपके पास। क्लियर है इतना? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओजोन लेयर किस जोन में है। हम लोगों से क्वेश्चन बार बार पूछता है कि ओजोन लेयर किस जोन में पड़ता है, सर बताइए जरा। ठीक है, तो आप बताओ, ट्रोपोस्फेयर में है, स्ट्रेटोस्फेयर में है? हाँ बेटा जी, स्ट्रेटोस्फेयर में, सिंपल सी बात है ना। ठीक है, सिंपल से एक ही लाइन बोलिएगा कि स्ट्रेटोस्फेयर में आता है, ठीक है ना। चलो, ये है आपका स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर हमारा। और ये ओजोन लेयर क्यों डिप्लीट हो रहा है ध्रुवों के ऊपर या कहीं पर भी, उसके बारे में पढ़ना ही इस पूरे चैप्टर का मेन कहानी है। ठीक है, ओजोन लेयर है ना बेटा, ये है अपना ओजोन लेयर। ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसका कमाल देखिए बच्चों। ये देखो, पहले टेम्परेचर 15 डिग्री था, गर्म था। गर्म से फिर धीरे धीरे टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा? फॉल हो रहा है। अब आप क्या देखेंगे कि टेम्परेचर मेरा जो नेगेटिव हो रहा था, है ना बेटा, टेम्परेचर जो मेरा नेगेटिव था ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये जाएगा -56 से -2 डिग्री तक। ठीक है, कहाँ जाएगा टेम्परेचर? जो -56 तक आया था, -56 से अगर कोई चीज -2 तक जाएगा तो बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है, बोलो जरा। बढ़ रहा है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे लैप्स रेट क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव। अब समझ में आ गई बात? सॉरी, नेगेटिव हो जाएगी। लैप्स रेट क्या हो जाएगी? यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे लैप्स रेट क्या मिलेगी हमें? नेगेटिव मिलेगी। पहले वाले में लैप्स रेट क्या था बेटा? पॉजिटिव था, है ना। तो यहाँ पे लैप्स रेट क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। इससे ऊपर आप चलिए, कहाँ से? स्ट्रेटोस्फेयर से भी ऊपर चलिए आप। ठीक है, इससे ऊपर जब आप जाएंगे तो एक लेयर आपको और मिलेगी कुछ। मान लीजिए यहाँ मिल गई ऐसी एक लेयर, लगभग 90 किलोमीटर पे। कहाँ तक बेटा? 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ये 90 किलोमीटर मान लीजिए। पृथ्वी से पहले 0 से 11 किलोमीटर तक गए, फिर 11 से 50 गए, अब 50 से कहाँ जा रहे हैं हम लोग? 90 किलोमीटर तक जा रहे हैं, जिसको नाम है मध्य मंडल, जिसको बोलते हैं मीजोस्फीयर। क्या बोलते हैं बेटा? मीजोस्फीयर, है ना। इसको बोलते हैं मीजोस्फीयर, मध्य मंडल बोलते हैं, मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर। ठीक है, ये जो मीजोस्फीयर आपका है, यहाँ टेम्परेचर -2 से -92 होगा। क्या होगा बेटा? टेम्परेचर कितना हो जाएगा? -2 डिग्री से कहाँ तक जाएगा? -92 डिग्री। तो बताओ, टेम्परेचर घट रहा है या बढ़ रहा है? हेलो, तो लैप्स रेट अब की बार क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव टाइप का गेम चल रहा है। अरे बोलो। हम्म, है ना। ठीक है बेटा, ओके बच्चों, अगर आपसे कहीं कोई पूछे, ये जैसे आपने कहा कि 11 किलोमीटर है, तो लगभग 23 किलोमीटर के आसपास है ना बेटा। यहाँ से 23 किलोमीटर पे सबसे मोटा है हमारा जो ओजोन लेयर है ना बेटा। ये लगभग मान लो, यहाँ मोटा दिखा दूँ, ऐसा थोड़ा सा बना दूँ, बहुत मोटा सा दिखा देता हूँ इसको। ठीक है, जो सबसे थिकनेस इसकी कहाँ पर है बेटा? 23 किलोमीटर पे। ठीक है, अर्थ से जब 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर आप जाते हैं, वैसे 15 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये आपकी क्या है? थिकनेस है 23 किलोमीटर पे, मोटी हो जाती है। अब आपके जहन में क्वेश्चन आता होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, बनता क्यों है, ओजोन क्यों बनता है ना, कैसे बनता है? तो सिंपल सी कहानी है।
सनरेज आती हैं और O2 को क्या बना देती हैं, ओजोन बना देती हैं। कैसे बनाती हैं बच्चों, ये रिएक्शंस भी दिया गया है हमारे केमिस्ट्री में, ठीक है, कि हमारे पास मान लीजिए 3O2 है, और जैसे ही इस पे सन रेज आएंगी, ठीक है, फोटान्स आएंगे, ये क्या बन जाएगा, 2O3 बन जाएगा, ठीक है, ये है O3। म्यूजोस्फीयर के ऊपर अगर आप जाएंगे, एकदम बाहर चले गए, मतलब अपने अंतरिक्ष से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों थर्मोस्फीयर। क्या बोलते हैं, थर्मोस्फीयर। इसका नाम होता है थर्मोस्फीयर। लगभग 500 किलोमीटर तक, लगभग 500 किलोमीटर तक। तो रीजन लिख दो बेटा, कहाँ पर है, आप बोलोगे ये जो जोन है ये 500 किलोमीटर तक है, ठीक है, सॉरी, 500 किलोमीटर तक, इसका नाम है थर्मोस्फेयर। यहाँ टेम्परेचर आप सोच के बताओ, जैसे अगर ये पीरियोडिकली हो रहा है तो घटेगा बढ़ेगा या बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा, तो -92 से ना बेटा, -92 डिग्री से क्या हो जाएगा, 1200 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लैप्स रेट क्या हो जाएगा हमारा, लैप्स रेट नेगेटिव हो जाएगा। बोलो, क्लियर है इतना कहानी, समझ में आ रहा है। अब अगर हम इसका एक ट्रिक बना पाए तो हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बेटा, है ना। अगर हम एक ट्रिक बना लें सोच के कुछ, और उस ट्रिक से हमें याद हो जाए ना, क्यों बेटा, क्या बना सकते हैं आप लोग ट्रिक, 4 लेयर हैं, अगर मुझे इनकी हाइट के हिसाब से बात पता चल जाए, है ना, तो ध्यान से देखो बेटा, बहुत सारे ट्रिक्स हैं बच्चों, ठीक है। हम्म हम्म बीच में, हाँ, 15 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है, 23 किलोमीटर की हाइट पे इसकी जो ऊंचाई होती है बहुत ज़्यादा होती है बच्चों, ठीक है। ना ना ना, एक ऐसे जोन टाइप का लेयर है, कहीं पतला है कहीं मोटा है, ठीक है, वो गैस की तरीके से जाके डिपॉजिट होगी, निगेटिव टेम्परेचर तो जमने भी लग जाएगी ना, बोलो, ठीक है, ये है, जैसे बादल है हमारा उस तरीके से। तो अब हम इसको याद करते हैं बेटा, डेट स्ली मंकी टाइप्ड एवरीथिंग, है ना, डेट स्ली मंकी, डेट, एस फॉर सिली, ठीक है, एम फॉर मंकी, ठीक है, टाइप्ड एवरीथिंग, एवरीथिंग, ये इसके ऊपर एक्जोस्फीयर है बेटा, एवरीथिंग, है ना बेटा, तो इतने याद रखिएगा आप, अभी याद हो जाएगा आपको, नहीं याद होगा भाई तो भी बताइएगा, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए उसी टाइम। अरे यार कहाँ चला गया सब कुछ मेरा, ठीक है, देखो, डेट को किससे जोड़ोगे बेटा, ट्रोपोस्फेयर से, हेलो, ट्रोपोस्फेयर से, है ना, डेट का मतलब ही हो गया क्या, डेट का मतलब हुआ ट्रोपोस्फेयर, सिली का मतलब क्या हो बेटा, स्ट्रेटोस्फेयर, एम का मतलब हो गया मीजोस्फेयर, टाइप्ड का मतलब क्या हो गया, थर्मोस्फेयर, और एवरीथिंग का मतलब क्या हो गया बेटा, एक्जोस्फेयर, क्या हुआ, एक्जोस्फेयर, जो बहुत ऊपर है, जिसके लिए हमारे पास जगह नहीं बची है, ठीक है, एक्जोस्फेयर, ये है एक्जोस्फेयर है, बहिर्मंडल कहते हैं हिंदी में इसको, क्या कहते हैं बेटा, बहिर्मंडल, ठीक है, क्लियर है इतना, बोलो। तो थर्मोस्फेयर में आपको बादल मिलते हैं बहुत सारे, क्या मिलते हैं बेटा, बादल मिलते हैं,
है ना। ट्रोपोस्फीयर में भी बादल मिलते हैं, ऐसी बात नहीं, हवा जहाज ये सब चीज़ें चलती हैं, है ना, हवाई जहाज वगैरह मिलते हैं। ट्रोपोस्फीयर में वेदर होता है, स्टॉर्म होते हैं, क्लाउड होते हैं, है ना, इसी में रहते हैं बेटा। ठीक है, यहीं पे क्लाउड वगैरह होते हैं बेटा। ठीक है, आपके मौसमी घटनाएं सब यहीं पर होती हैं, हम इसी के अंदर रहते हैं। किसके अंदर? ट्रोपोस्फीयर के अंदर बेटा, है ना। और स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर होता है बेटा। यहीं पर जो मिटोर्स होते हैं, जो आप उल्का पिंड होते हैं बेटा, अगर के यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, यहीं पे बुझ जाते हैं, अब तक आ नहीं पाते हैं। और थर्मोस्फीयर में एक्सरे वगैरह होती है बच्चों, ठीक है। तो इतना आप कह सकते हैं। कोल्डेस्ट कौन होगा बताओ जरा, सबसे ठंडा, बोलो बेटा। वेरी गुड, है ना। तो ये कोल्डेस्ट है, सबसे ठंडा यही है ना। ठीक है, लाइफ हमारा ट्रोपोस्फेयर में चल रहा है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर और जेट चल रही हैं, यहाँ पे ओजोन लेयर है हमारी, ओजोन एंड जेट सारी चल रही है यहाँ पर, ठीक है। थर्मोस्फेयर में क्या कहानी है? थर्मोस्फेयर में हमारा है अरोरा, एक होता है, जानते हैं अरोरा, समझते हैं बेटा? अरोरा देखा है कभी? अरोरा एंड स्पेस स्टेशन भी इसमें बनाए जाते हैं कई बार, ठीक है। स्पेस और एक्सोस्फीयर में आपका होता है सैटेलाइट्स। इसमें क्या होती हैं बेटा? सैटेलाइट्स होती हैं। तो क्लियर होगी सब बातें। जीएस की बातें भी मैंने सारी कंप्लीट कर दी बच्चों, देख लो जरा एक बार। बोलो बच्चों। मंकी, दैट सिली मंकी टाइप्ड एवरीथिंग, ठीक है बेटा, टाइप्ड एवरीथिंग। यहाँ पे आज कर सकते हैं कि ट्रस्ट मी, है ना बेटा। द एग्जाम इज सून, तो बहुत सारे आपके पास चीजें हैं जिससे आप इसे पढ़ सकते हैं बच्चों। लेकिन आप किसी से भी याद कर लीजिए जिससे आपको मेमोराइज हो जाए आसानी से, ठीक है। मेन पर्पज तो ये है कि आपको मेमोराइज हो जाए चीज़ें, ठीक है। तो सिंपल एक बार देखिए, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके कई सारे लेयर हैं, जिनमें से पहली लेयर को आपने ट्रोपोस्फेयर कहा है, जो धरती से 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। उसी के अंदर क्लाउड, लाइफ वाली सारी चीज़ें होती हैं, उसमें आपके एयर होती हैं, हवाएं होती हैं, ठीक है। और उसमें टेम्परेचर 15 डिग्री से -56 तक जाता है, यानी ट्रोपोपॉज की फिनोमिनन होती है। मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पर होता है, यानी लैप्स रेट हमारा पॉजिटिव हो जाता है। पूरे एटमॉस्फेयर का 70% मास ट्रोपोस्फेयर में ही पाया जाता है। इसके ऊपर जब 40 किलोमीटर और जाते हैं, यानी 50 किलोमीटर की हाइट पर, तो उस लेयर को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। इसी स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में ओजोन लेयर होता है, जिसकी हाईएस्ट मोटाई 23 किलोमीटर की हाइट पर पाई जाती है, ठीक है। इसमें टेम्परेचर -56 से -2 डिग्री होता है, यानी लैप्स रेट हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और उसके ऊपर आएगा आपका मीजोस्फेयर, जहाँ टेम्परेचर -2 से -92, यानी कोल्डेस्ट यही है, और इसका लैप्स रेट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसके ऊपर थर्मोस्फेयर, और थर्मोस्फेयर के ऊपर एक्सोस्फेयर। इनको हमने एक सिंपल ट्रिक बनाया है कि दैट सिली मंकी टाइप्ड एवरीथिंग, है ना। डैट मतलब टी मतलब ट्रोपोस्फेयर, एस मतलब स्ट्रेटोस्फेयर, एम मंकी मतलब मीजोस्फेयर, टाइप्ड मतलब फिर से आपका थर्मोस्फेयर हुआ, एवरीथिंग में से ई का मतलब हो गया एक्सोस्फेयर, ठीक है। इसमें इतना याद रखिए कि ट्रोपोस्फेयर में क्लाउड और लाइफ होती है, इसलिए में यानी स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन और जेट्स चलते हैं, और ओजोन लेयर होती है। मंकी मतलब मेजोस्फेयर में सबसे ठंडा होता है। और जो आपका थर्मोस्फेयर है उसमें अरोरा, एक आप देखेंगे ध्रुवों पर एक चमकदार बादल बिल्कुल रंग बिरंगा हो जाता है। नार्वे में, अगर नार्वे का आप पढ़ेंगे न्यूज़, तो उसमें दिखेगा स्पेस स्टेशन बनते हैं, और सबसे ऊपर में आपके सैटेलाइट चलते हैं। ये कहानी है पूरी आपके एटमॉस्फेयर की, ठीक है भाई। बोलो, आगे बढ़ सकता हूँ अब? मुझे लगता है कि इसमें जितने भी फैक्ट होते हैं हमने सारे कवर कर लिए बेटा, है ना।
इनसे ज़्यादा फैक्ट आएंगे ही नहीं इसमें, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, है ना बेटा। पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट, तो पॉल्यूशन क्या है, घटना है, और पॉल्यूटेंट क्या है बेटा, कारक है ना। क्यों, पॉल्यूशन इफेक्ट है किसी चीज का, है पॉल्यूटेंट का। पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों की वजह से हम ये सब कहानी पढ़ पा रहे हैं। पूरी दुनिया परेशान है, स्पेशली इंडिया बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। और आप लोग तो आ, एक ऐसे प्रदेश में रह रहे हैं जिसको लोग कहते हैं देवताओं का घर, है ना। तो आप लोगों ने तो गंदगी देखी ही नहीं है ना, आप लोगों ने पॉल्यूशन को फील नहीं करा होगा। क्यों, उत्तराखंड वाले कहाँ फील कर पाते हैं। बोलो बेटा। अगर आपको एक्चुअली में देखना है तो आप दिल्ली में आइए, उत्तर प्रदेश में आइए, जो मैदानी भाग हैं, जो मैदानी शहर हैं, तो आपको वहाँ पर दिखेंगे कूड़ों के पहाड़ दिखेंगे दिल्ली में, है ना बेटा। एक देखिए, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, ऐसी कोई भी चीज जो अनवांटेड है, अगर किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ थिंग्स में मिक्स होती है, तो उसको कहते हैं कि वो पॉल्यूटेड होगी। जैसे मेरी विचार है ना, या मान लीजिए कि आप लोग अगर प्योरली उत्तराखंड के हैं तो वहाँ पे आपकी एक बोली होगी, आप उस बोली में आप बोलते हैं, लेकिन कोई आए कि उसमें थोड़ी सी अंग्रेजी बोले, थोड़ी सी बंगाली बोले, थोड़ा सा भोजपुरी बोले, तो इसका मतलब वो लैंग्वेज क्या हो गई है, कंटामिनेट हो गई है, राइट, है ना। या मान लीजिए आपके यहाँ का एक पहाड़ी फूड होगा जो नेचुरल फूड होगा वहाँ का, जो बहुत दिनों तक परिष्कृत होकर के आया होगा। अब कोई क्या करता है, वहाँ से कोई दूसरी जगह का कोई फूड उसे मिक्स करने लग गया, जैसे आजकल लोग बना रहे हैं कि पालक के अंदर पनीर डाल रहे हैं, है ना। हर चीज़ में पनीर डाल रहे हैं, तो उनके एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। कई बार हम इनरिचमेंट करने की कोशिश करते हैं, और कई बार आप इसको ऐसे समझिए कि हम ने प्लास्टिक के चीज़ों में कोई चीज़ खाई और जा करके फेंकते चले गए। तो वो जो प्लास्टिक है वो उसके लिए क्या है, कंटामिनेंट है ना। उस प्लास्टिक का एक एडवर्स इफेक्ट हमारे जीवन में आता है। तो कह सकते हैं द कंटामिनेशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल विद द सबस्टांस। कौन सा सबस्टांस बेटा, तो सिंपल देखिए, द कंटामिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कंटामिनेशन ऑफ सबस्टांस। अभी सबस्टांस कोई भी हो सकता है भाई, है ना। द कंटामिनेशन ऑफ सबस्टांस कहाँ पर ढूंढेंगे बेटा, कंटामिनेशंस या कंटामिनेशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल, ठीक है बेटा। एयर कमा वाटर एंड सॉइल। आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हो गए बच्चों, सारा का ये लास्ट चल रहा था, अच्छा ठीक, तो बहुत बढ़िया, आपका वो टाइम से हो गया। विद द सबस्टांस which have एडवर्स इफेक्ट बच्चों, किसमें, ऑन ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हमें अपनी चिंता है सबसे ज़्यादा। ठीक है बेटा, ऐसा कोई भी सबस्टांस जिसके कंटामिनेशन में कहाँ कहाँ पर, एयर में, वाटर में और सॉइल में होने पर एडवर्स इफेक्ट आता है ह्यूमन बीइंग पे, एनिमल पे और प्लांट पे, ठीक है बेटा, ठीक है। ह्यूमन बीइंग पे हो गया, कॉमा, जानवरों पर भी आता है, एनिमल एंड प्लांट, कॉल्ड पॉल्यूशन। और अगर वो एयर में केवल आ रहा है तो उसे एयर पॉल्यूशन कहेंगे, सॉइल में आ रहा है तो उसको सॉइल पॉल्यूशन कहेंगे, और
अगर पानी में आ रहा है तो उसको वाटर पॉल्यूशन कहेंगे बेटा, ठीक है। एंड सच सबस्टांस कॉल्ड, बोलो। चलिए, जैसे देखो बच्चों, पॉल्यूटेंट, अब हम पॉल्यूटेंट को कई तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, कई तरीके से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ पॉल्यूटेंट होते हैं जो खुद बड़े खतरनाक होते हैं, और खुद कुछ होते हैं जो खुद खतरनाक नहीं होते हैं, जिनकी वजह से खतरनाक चीजें हमारे आसपास आ जाती हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो भाई, पॉल्यूटेंट हो कैसे सकते हैं, आपके जहन में आएगा सर पॉल्यूटेंट क्या क्या हो सकते हैं। देखो इधर, जो आपके पास पॉल्यूटेंट हैं, है ना, वो खुद सॉलिड हो सकता है, कोई पढ़ेंगे ही आप। वो खुद लिक्विड हो सकता है प्यारे बच्चों, और वो खुद गैस भी हो सकता है। लेकिन उसकी एक्टिविटी के बेस पर हम इस पॉल्यूटेंट को भी दो तरीके में डिवाइड कर सकते हैं, यानी दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। पहली कैटेगरी प्राइमरी की होती है, किसकी, प्राइमरी, है ना, प्राइमरी एंड सेकेंड। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा, अगर सिलेबस में है तो यहाँ से आना है, ये वाले जो पॉइंट है। बस ये मैं जानता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर को बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप भी इसी बात को मान लेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो पहला कैटेगरी है प्राइमरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी मतलब जो खुद ही खतरनाक हो, है ना, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। जैसे जैसे बच्चों ध्यान से देखो, हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, जैसे कोई शुगर खा रहा है बहुत ज़्यादा, मीठा खा रहा है, तो मीठा वैसे खतरनाक नहीं है ना, बोलो। मीठा वैसे तो खतरनाक नहीं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी मिलती है, लेकिन उस मीठे को जब आपकी बॉडी कलेक्ट करके फैट में कन्वर्ट कर लेती है बहुत ज़्यादा, तो आपको बीमारियां होती है, आपका इंसुलिन गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट वह होते हैं जो सीधा एडवर्स इफेक्ट दिखाते हैं। तो ऐसे कुछ गैसेस के नाम बता दो, जैसे कि NO हुआ, कौन हुआ बेटा, NO हुआ, है ना, SO2 हुआ, अरे बोलो, ठीक है, CO हुआ, लेड हुआ, है ना, कैडमियम हुआ, आर्सेनिक हुआ, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट जा रही हैं और सीधे सीधे इफेक्ट डाल रही हैं। एक होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, इसमें आता है पैन, परऑक्सी एस्टिल नाइट्रेट, है ना। एक होता है क्या, सेकेंडरी बच्चों, है ना, सेकेंडरी। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में वह आएंगे, ठीक है। हालांकि इसमें जनरली हम सॉलिड को नहीं लेते हैं, इनको नहीं कवर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं डेफिनेशन पॉइंट आप भी से जाऊँ तो ये भी आ जाएंगे उसमें। इनमें एक आता है पैन, इस पैन का फुल फॉर्म पूछा जाता है बार बार हर एग्जाम में केमिस्ट्री के। तो पी मतलब होता है पोरोक्सी, इसका डेफिनेशन और पूरा दिखाऊंगा मैं आपको बना करके, पोरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है, पोरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बच्चों, है ना, बोलो भाई। जो प्राइमरी होते हैं बच्चों वो सीधे ही डेंजरस होते हैं, राइट। वो सीधे अगर हमारे आसपास है, जैसे कि NO है, CO में अगर हम सांस ले रहे हैं तो खतरनाक हो जाएगा, है ना। जैसे NO2 खतरनाक नहीं होता बहुत ज़्यादा, ठीक है। NO बहुत ज़्यादा खतरनाक, मतलब अगर स्ट्रीम हो जाएगा तब तो हो जाएगा, अदरवाइज NO का अपना रोल भी है, बायोफिजिकल रोल भी है बच्चों NO का, ठीक है। जो सेकेंडरी होते हैं वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मेन स्टेट में, अपने ओरिजिनल स्टेट में खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन जब वो किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके वो मॉडिफाई होते हैं तब वो खतरनाक हो जाते हैं। हेलो, जैसे आप लोगों ने सुना होगा बच्चों कि शहद और घी को साथ नहीं खाना चाहिए ना, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपने सुने होंगे, बोलो। हाँ, बहुत सारी चीजें होंगी, दूध नींबू, तो वो अलग अलग तो खतरनाक नहीं है हमारे लिए, लेकिन जब वो किसी के कॉम्बिनेशन में आते हैं तब वो खतरा बन जाते हैं हम लोगों के लिए, ठीक है। हेलो। हम्म हम्म।
ठीक है, बोलो भाई, क्लियर है इतना? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? जनरली प्राइमरी पॉल्यूटेंट में गैस को लिया जाता है, ठीक है, हालांकि ये भी प्राइमरी ही है, लेकिन जो डेफिनेशन एनसीईआरटी की है उसमें हम गैस को लेते हैं बेटा, ठीक है। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया क्या? हम्म, चलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे SOX के बारे में, मतलब सल्फर के कुछ ऑक्साइड के बारे में, ठीक है। SOX मतलब सल्फर के ऑक्साइड है बेटा। अब X कुछ भी हो सकता है, X कुछ भी हो सकता है ना। एक कब प्रोड्यूस होता है? ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन होगा सर प्रोड्यूस कब होगा ये, है ना? क्यों, कहाँ से प्रोड्यूस होगा बच्चों? तो दो जगह इसके सोर्स हैं प्रोड्यूस होने के, ठीक है। कितने सोर्स हैं बेटा? दो सोर्स हैं इसके प्रोड्यूस होने के। पहला सोर्स मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई फ्यूल हो जिसके अंदर सल्फर हो और उसकी बर्निंग हो जाए, वो जलने लग जाए बच्चों, तो भी हो सकता है। दूसरा एक नेचुरल परिघटना है जहाँ से सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, ठीक है बेटा। तो प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ सल्फर कंटेनिंग फ्यूल, है ना बेटा, सल्फर कंटेनिंग फ्यूल। हेलो, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप जला रहे हैं, उसमें क्या हो बेटा, सल्फर हो सकता है, ठीक है। और ये किस में होते हैं? थर्मल पावर प्लांट। किस में बेटा? थर्मल पावर प्लांट, जिससे कोयला वगैरह जहां पर होता वहां पर, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट। एनटीपीसी का नाम सुना होगा आप लोगों ने ना? हेलो, एनटीपीसी तो सुना होगा, केमिस्ट्री के पेपर भी होते हैं, केमिस्ट्री के उसमें जाते भी बच्चे। अगला क्या है बच्चों? प्रोड्यूस इन वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, ठीक है, थ्रो या बाई, जो ज्वालामुखियां फटती हैं ना, ठीक है, उनके इरप्शन से भी, यानी उनके फूटने से भी जो उनका लावा होता है और जो गैसेस होती हैं उसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड SO2 आपका होता है, SO3 मिलती हैं, ठीक है। इसी वजह से जब आप देखते होंगे ना, आ, एक तरीके का पत्थर होता है, ऐसे कलरफुल पत्थर आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है? SO2 गैस। इस वाले स्टोन का नाम क्या होता है? प्यूमिस स्टोन। अरे बोलो, देखा है ना? हेलो, प्यूमिस स्टोन क्या होता है? एयर इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, क्या होता है बेटा? गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल है। अब इसका एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको। आप जब कई बार टॉयलेट वगैरह में जाते हैं, जो पब्लिक टॉयलेट घरों पे भी, उसमें आप देखते हैं कलरफुल स्टोन्स रखे होते हैं। या कई बार आप खुद खरीद के लेके आते हैं रब करने के लिए कोई चीज़, कोई जिद्दी मैल को साफ करने के लिए, या जो भी बदबू आ रही है उनको एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर पोर्स होते हैं, एब्जॉर्बिंग सरफेस होता है। तो ये एग्जाम्पल है एक्चुअली में। और सल्फर के फ्लावर होते हैं बहुत सारे, ठीक है, मतलब क्रिस्टल्स होते हैं। इनकी वजह से क्या क्या हो सकता है बताओ जरा। अगर ये आपके पास आए, मतलब कि SO2 हुआ, है ना बेटा, SO3 हुआ, ये सारी जब आई तो इनसे क्या प्रॉब्लम्स होगी लोगों के लाइफ में, ठीक है, काज क्या होगा? तो इनसे अस्थमा हो सकता है। अस्थमा समझते हैं? हेलो, हाँ, अस्थमा है ना, अस्थमा एक बीमारी होती है, श्वास की बीमारी है ना, अस्थमा, ठीक है। इरिटेशन टू आइज, आंखों को इरिटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सल्फर के इन पॉल्यूटेंट की वजह से इंसानी जीवन पे आता है। दूसरी बात क्या है बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है,
अगर इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो जो फ्लावर के बड्स होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं बेटा। क्या हो जाते हैं? स्टिफ हो जाते हैं। बनते कैसे हो भी याद रखिएगा, ठीक है। एसिड रेन भी इन्हीं वजह से होता है। किसकी वजह से? एसिड रेन भी होता है। एसिड रेन कैसे होता है? ध्यान से देखो, आपके आसपास फैक्ट्रीज हैं, एनटीपीसी के या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जहाँ कोयला जलाया जाता खूब सारा, ठीक है, या किसी भी बाई मीन्स SO2 गैस निकल रही है। कौन सी गैस बेटा? SO2 गैस। SO2 गैस बहुत सारी निकल रही है। NO2 गैस में भी ये सेम बात होगी, है ना, उससे आगे की बात भी डिस्कस करेंगे। अब SO2 गैस हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हो गई मान लीजिए, ठीक है, उनका जो कंसंट्रेशन था उसको क्रॉस कर गया। उसी SO2 गैस पे जब हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में नमी होती है तो ये जो वाटर है ये इसके साथ कंबाइन करेगा। जब कंबाइन करेगा तो एक केमिकल रिएक्शन होगा जिसका नाम क्या होगा जरा बताओ देख के? H2SO3। अरे बोलो। या आप सिंपली कह सकते हैं कि SO2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किसमें? SO3 में। किसमें? SO3 में, सल्फर डाइऑक्साइड में। ये जो SO3 है जब ये वाटर वेपर के साथ मिलेगा तो बनाएगा क्या? H2SO4, ठीक है। तो पानी की बूंदें जो हमारी आसमान पे हैं, ये आसमान है, आसमान के जो बादल हैं आपके, ठीक है, इनके साथ, ठीक है, जब ये बूंदें आ रही थी तो इनके साथ मिला कौन जरा बताओ? H2SO4 मिला। तो यहाँ आसमान पे नीचे जमीन पे जो इंसान है बेचारा वो दुखी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर जो चीज गिर रही है वो एक्चुअली में है क्या? पानी तो है नहीं, वो है क्या? एसिड रेन है। एसिड रेन है। और यही एसिड रेन जब ताजमहल के ऊपर गिरेगा, किसके ऊपर? ताजमहल के ऊपर, है ना। तो ताजमहल कैसा हो जाएगा हमारा? पीला हो जाएगा, ठीक है। जब ताजमहल के ऊपर जो हमारा ताज है, ठीक है ना, ताज, ठीक है, कोई बिल्डिंग है, कोई ऑर्नामेंट है जो कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है पीला पड़ जाएगा आपका, ठीक है। तो एसिड रेन पे जब कैल्शियम कार्बोनेट आता है, कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर पड़ता है एसिड रेन, तो ये पीला पड़ जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। कैसा? कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, एलोइस। तो क्वेश्चन ये है कि ताजमहल जो लगभग 600 या 500 साल से खड़ा हुआ है, ठीक है ना, अब वो एकाएक उसके जो दूधिया कलर था, जो उसमें वाइटनेस था, वो एलोइस क्यों हो जा रहा है? तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि जिस पर्टिकुलर एरिया में ताजमहल है वो नोएडा, फरीदाबाद, आगरा और दिल्ली, है ना, उनसे घिरा हुआ है। वो जोन है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारे फैक्ट्रियाँ हैं। उन फैक्ट्रियों से निकल क्या रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब एनवायरनमेंट में पहुँचती है तो ऑक्सीडाइज हो जाती है SO3 में, और जब वो वाटर ड्रॉपलेट से मिक्स होती है तो वो एसिडिक हो जाती है, H2SO4 बना लेती है। और बारिश के बूंदों के साथ वो जब गिरती है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि संगमरमर से बनी हुई उस महान इमारत के ऊपर, तो वो डिकम्पोज होने लग जाती है, ठीक है, और उसका कलर फेड हो जाता है। जो इंसान यहाँ पे इसके अंदर रहेगा उसके ऊपर जब ये एसिड गिरती है तो उसमें देखिएगा चंचनापन होता है। कई बार आपने नहीं फील किया होगा, लेकिन जो लोग गर्म प्रदेश में रहते हैं उनको गर्मी के महीने में उनके शरीर पे ना छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं, उनको गांव में पता नहीं क्या नाम देते हैं, ठीक है। तो उन्हें कहा जाता है कि पहली बारिश में नहा लियो। इसका मतलब क्या है? पहली बारिश में नहाएंगे तो हल्का सा एसिडिक होगा तो वो क्या करेगा, बिल्कुल उसका छिलका सा उतार देता है, बिल्कुल, ठीक है। लोग लगते हैं सही हो गया। लेकिन अगर कहीं ज़्यादा कंसनट्रेटेड है तो नुकसान भी हो जाएगा, है ना। बोलो भाई। हेलो। एक और इफेक्ट इसका देखो बेटा। हम्म। कैल्शियम सल्फेट बना दो, कैल्शियम सल्फेट बना दो, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट प्लस CO2 निकलने लग जाएगी, ठीक है। CO2 चला जाएगा उड़ के, H2CO3 भी बनेगा, H2O भी बन सकता है इसमें, ठीक है। H2O बन जाएगा ना। हेलो। देखो, हाई कंसंट्रेशन ऑफ
SO2 lead to stiffness of, जो फ्लावर होते हैं बेटा, है ना, फ्लावर की जो कलियां होती हैं उनको स्टिफ कर देते हैं। तो ये आपका हो गया सल्फर ऑक्साइड का बनना और उसके हार्मफुल इफेक्ट। अरे बोलो भाई, ठीक है। ठीक है बेटा, समझ में आया है कुछ? जो बात नहीं समझ में आएगी पूछ लियो आप लोग, ठीक है। कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप पूछिए। हाँ, इंक्रीजिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड लीड टू स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बड्स। ओके बेटा, जो फूल होती हैं, जो फूलों की कलियां होती हैं उनको स्टिप कर देता है ये, जब उनके कांटेक्ट में आता है SO2 का अमाउंट, है ना। हेलो। हम्म। क्लियर है इतना? अब आपका क्वेश्चन होगा कि हम इसे कंट्रोल कैसे करें। बोलो बेटा। तो मॉनिटरिंग कर लें SO2 गैस की, ठीक है। मॉनिटरिंग ऑफ SO2 गैस। अच्छा, एक पेपर आप लोगों में और आया था लगभग 2 साल पहले, याद हो आप लोगों, जिसका नाम क्या था, पॉलीटेक्निक वाला, है ना। वो हो गया क्या? वो कब होगा? वो तो बहुत टाइम हो गया ना, वो कोविड टाइम में ही तो आया था शायद। 3 फेज में होने वाला था, हिंदी हिंदी। क्यों? हाँ, ठीक है बेटा। क्या? फिर यूपी में आई हुई है वही सेम वैकेंसी। अगर आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं बेटा, ठीक है, जिस एयर में आप, जिस एयर क्वालिटी में आप सांस ले रहे हैं, जिसकी स्टडी कर रहे हैं, सिंपली आप ऐसे करिए, जिस एयर क्वालिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर उसके अंदर, ठीक है, ये एयर है, मान लीजिए ये एयर है, और अगर हमारे एयर के अंदर जो सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा है, ठीक है बेटा, इसकी जो क्वांटिटी वो 0.005 से 5 ppm तक है ना। क्या है बेटा? 0.005 से लेकर के 5 ppm के रेंज में अगर है, तो हम एक मेथड यूज करते हैं, उस मेथड का नाम है वेस्ट एंड ग्लोक मेथड। क्या बेटा? वेस्ट एंड, या वेस्ट एंड गोक बोल सकते हैं, गोक, GOCKE, ठीक है। तो कब करेंगे भाई? ये नाम है लोगों के, बस यही पूछ लेता आपसे। इनकी एक डिवाइस है, उसी से हम ये काम करते हैं, इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, पता लगाते हैं इसकी, ठीक है बेटा। अगर प्रेजेंट हो तब हम इस मेथड का यूज करेंगे बेटा। हेलो। हम्म। हमारे पास एक सोल्यूशन होगा बच्चों। क्या होगा? एक सोल्यूशन होगा हमारे पास, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये एक सोल्यूशन है मरकरी क्लोराइड का, मर्क्यूरी क्लोराइड कह सकते हैं, जिसको हम फाइंड आउट करेंगे पहले
HgCl2 प्लस KCl के रिएक्शन से। किससे बेटा? HgCl2 प्लस KCl के रिएक्शन से। तो बताओ क्या होगा अगर आपके पास HgCl2 हो, इसको मर्क्यूरिक बोलोगे या मर्क्यूरस बोलोगे? मर्क्यूरस ना। मरकरी के दो स्टेट होते हैं बच्चों, मरकरी के दो स्टेट होते हैं, एक को बोलते हैं Hg+2 और एक को बोलते हैं Hg2 पे +2, है ना? तो ये होता मर्क्यूरिक, क्यों? और ये क्या होता है? मर्क्यूरस। ठीक है, इसको इस नाते लेते हैं क्योंकि ये हमेशा डायमैग्नेटिक होता है, ये नाते डाइमराइज हो जाता है बेटा। तो अब देखो क्या बनेगा, ये बनेगा K2HgCl का होल, ये सोल्यूशन है बेटा, है ना? ये सोल्यूशन है। इसी सोल्यूशन के अंदर हम पंप करेंगे उस पॉल्यूटेड गैस की। समझ में आ रही बात? जो भी आपके पास देखो बेटा, अब इस सोल्यूशन के अंदर आप क्या डालोगे, जो आपके पास पॉल्यूटेड गैस है उसको एंट्री कराओगे। ठीक है, ध्यान से देखो, बहुत तेजी से आप क्या करोगे, इसको पंप करोगे। ठीक है, पंपिंग करेंगे तो पॉल्यूटेड गैस कौन सी है? जो भी एयर है आपके पास, पॉल्यूटेड एयर जिसमें आपके पास SO2 है। पॉल्यूटेड एयर को हम इसमें क्या करेंगे बेटा, पंप करेंगे इस वाले सोल्यूशन के अंदर। ये सोल्यूशन कैसे बना इसकी केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री वाले हैं तो हमें केमिस्ट्री में बात करनी पड़ेगी। अगर हम जनरल साइंस के होते तो सिंपल सिंपल दो दो लाइन लिखते हुए चले जाते हैं ना, क्यों? बोलो भाई। अब आपका क्वेश्चन है कि क्या बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो बच्चों, इन दोनों में जब आपके पास, जब आप करोगे तो इसमें SO2 आएगा, सिंपल सी बात है। इसमें क्या आएगा बेटा, SO2 आएगा। और जब SO2 आएगा तो कुछ ना कुछ तो बनाएगा ही बनाएगा। अब SO2 इसके साथ जब रिएक्शन करेगा, किसके साथ? इसके साथ जब SO2 रिएक्शन करेगा हमारा, तो कुछ ना कुछ तो बना ही लेगा वो। इसके साथ जब रिएक्शन SO2 का होगा तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा SO2 का, K2HgCl4 के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो बहुत ही प्यारा कॉम्प्लेक्स होता है, बड़ा फेमस कॉम्प्लेक्स है, उसको जरूर आप लोग पढ़िएगा बेटा। ठीक है, वो होता है आपका HgCl2SO3। क्या होता है बेटा? HgCl2NSO3, अकेला SO3 एक आपके पास होता है और -2 हो जाता है +2HCl। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है HgCl2SO3, एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है बच्चों, या आप कह सकते हैं सोल्यूशन बन जाता है सिंपली, है ना? इसी सोल्यूशन को, जो ये आपके पास सोल्यूशन नया सा बना है, इस सोल्यूशन को हम ट्रीट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ट्रीट करते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ कराएंगे? ठीक है, इसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? ध्यान से देखो बच्चों, इसमें पहले हम डालेंगे HCHO। क्या डालेंगे बेटा? फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड तो क्लियर है आप लोगों को? HCHO डालेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम इसे डालेंगे पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। तो HCl डालेंगे, उसके बाद आप डालेंगे क्या? पैरा पैरा रोजा एनिलीन। ठीक है, अगर आपने दोनों को डाला, HCHO को डाला और पैरा रोजा एनिलीन को डाल दिया, और डालने के बाद सेक करेंगे, आप हिलाएंगे उसको, और आप देखेंगे कि अगर आपका सोल्यूशन कैसा हो गया, रेड वायलेट हो गया। क्या हो गया? रेड वायलेट हो गया। ठीक है, ठीक है बेटा, कैसा हो जाएगा? रेड वायलेट डाई बन जाएगी। कैसी बन जाएगी ये? रेड वायलेट। तो रेड वायलेट बना लें भाई। रेड वायलेट डाई बन जाएगी। इससे ये तो कंफर्म हो गया है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जिस एयर की हम की बात कर रहे थे, उसमें SO2 गैस जितनी थी उसने रिएक्शन तो करी है ना? अब हम क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर निकालेंगे, है ना? इससे इस डाई का क्या रिकॉर्ड करेंगे बेटा? एब्जॉर्बेंस रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है,
ठीक है बेटा। तो अब हम इस डाई के क्या निकालेंगे बेटा, बोलो जरा। क्या कह रहे हो आप? हम्म। बिल्कुल डिफरेंट है बच्चों, बिल्कुल डिफरेंट होता हो तो बना दूं, स्ट्रक्चर बनाऊं उसका? अभी बना देता, अभी बना देता हूँ, अभी बना देता हूँ, डाई भी बना दूंगा। अभी जगह नहीं था, नहीं तो मैं बना भी देता अब तक। ठीक है, ठीक है बेटा। उसका वो आपको सब कुछ बना के दिखा देता। एनिलीन तो आपको समझ में आता ही होगा। देखो, आप कहते हो कि सर ये एनिलीन है ना, अरे बोलो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक कार्बन लगाओ, ये भी एनिलीन है। और ये एनिलीन उसके पैरा पे है कि नहीं है? पैरा पे है। जो कार्बन लगा है उसकी कितनी वैलेंसी पूरी है? 2। तो एक वैलेंसी आप और पूरा करो इसकी। ठीक है, इस तरीके के क्विनोलिन स्ट्रक्चर से। समझ में आ रहा है कुछ बात? यही है पैरा रोजा एनिलीन। क्या है बेटा? यही है आपका पैरा रोजा एनिलीन। क्लियर है इतना? हम्म। ओके बच्चों, तो क्या करेंगे बेटा, इसका हम एब्जॉर्बेंस रिकॉर्ड करेंगे। किससे रिकॉर्ड करते हैं एब्जॉर्बेंस आप केमिस्ट्री में? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। ठीक है बेटा, है ना? तो क्या करेंगे, रिकॉर्ड एब्जॉर्बेंस ऑफ द, अब चूंकि मेंस होता तो मैं रिएक्शन पूरा लिखता, इसमें आता नहीं है ना। एब्जॉर्बेंस ऑफ डाई बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एट 548 नैनोमीटर पे आप रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, और यहां से बेटा ये पता लगेगा जो एब्जॉर्बेंस होता है, क्या एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्बेंस, जितना ज़्यादा आपके पास एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्बेंस मिलेगा ना, इस वाले रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है बेटा, वो प्रोपोर्शनल होगा, इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ SO2। अब समझ में आ गया? कहानी क्लियर है? फिर से बता दूं हर एक चीज, सबको रिपीट कर देता हूँ। देखो, हमें मॉनिटरिंग करनी है कि हमारे उस एयर के अंदर कितना SO2 गैस प्रेजेंट है, नहीं समझे आप? ठीक है, हेलो, केमिकली। तो अगर हमारे एयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इस रेंज के आसपास है, मतलब अंदाजा आ गया कि 3 PM 4 PM 5 PM या उसके आसपास है, उससे कम है, तो हम एक डिवाइस का यूज करते हैं। उस डिवाइस का नाम क्या है बेटा? वेस्ट एंड कोक डिवाइस। ठीक है, उन डिवाइस के अंदर एक हमारे पास बीकर या कंटेनर या मशीन होती है। उस मशीन के अंदर मर्क्यूरी क्लोराइड का एक साल्ट होता है जिसको बोलते हैं HgCl4। ठीक है बेटा, और ये बनता कैसे? HgCl2 प्लस KCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करने से ये इस फॉर्मेट में आ जाता है, ये कंटेनर के अंदर भरा रहता है। समझ में आ गई बात? हेलो, जिस पॉल्यूटेड एयर की मॉनिटरिंग करनी है, उस पॉल्यूटेड एयर को एक पंप के द्वारा इसी वाले सोल्यूशन में भेजा जाता है। भाई जाओ, ठीक है, जब आप इसको इसमें भेजेंगे तो जो भी SO2 गैस है इस K2HgCl4 के साथ रिएक्शन कर जाएगी। लगभग 90% के आसपास जो भी 90% SO2 रिएक्शन कर चुकी होगी, जब मुझे ऐसा अंदाजा हो जाएगा रिएक्शन के देख करके, तो ये बन जाएगा बेटा HgCl2 SO3 प्लस 2HCl, एक पूरा सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, इसी सोल्यूशन के अंदर हम क्या ऐड करेंगे बच्चों? पहले डालेंगे फॉर्मेल्डिहाइड डालेंगे, और फॉर्मेल्डिहाइड डालने के बाद थोड़ी देर बाद हम उसमें क्या ऐड करेंगे? पैरा रोजा अनिलीन ऐड करेंगे, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पर है। अरे बोलो, जैसे ही पैरा रोजा अनिलीन डालेंगे ये पूरा का पूरा सोल्यूशन रेड वायलेट बन जाएगा, और एक डाई रेड वायलेट कलर की डाई बन जाएगी। और कलर को, कलर क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम वाला कॉन्सेप्ट आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा ही है, क्यों? तो उस कलर को
आइडेंटिफाई करने, चूंकि कितना इंटेंस कलर होगा ये डिपेंड करेगा ना इसमें कितना SO3 या SO2 गैस होगा हमारे पास, सिंपल सी बात है बेटा। तो इस बात को मेजर करने के लिए हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की डिवाइस से 548 नैनोमीटर पे उसका रेंज फिक्स करेंगे लैम्डा वैल्यूज को, और क्या निकालेंगे, उसका एब्जॉर्बेंस निकालेंगे। जो उसका एब्जॉर्बेंस ज़्यादा आएगा या कम आएगा वो सिंपली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा, SO2 के। तो SO2 का एक्चुअल कंसंट्रेशन हम कैलकुलेट कर पाएंगे उस गिवन एयर सैंपल के अंदर। अरे बोलो, नहीं समझ में आया? क्लियर? क्लियर है बेटा? ये चीज़ मुझे आज पढ़नी थी, मतलब इस टॉपिक में हमें ये चीज़ पढ़नी थी आज, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इतना पोर्शन समझ में आया होगा जो जो हम लोगों ने करा है। बोलो बेटा। जो हेल्प करते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही हैं बेटा। अब देखो मेरे पास एक पूरी किताब ही है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की। अभी इस किताब को पढ़ाने में तो 10 दिन लग जाएंगे, लेकिन आपको 2 लेक्चर में कंप्लीट कराना है सारा सिलेबस। आपके सिलेबस का 2 पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया है? क्लियर हो रहा है ना बात हमारी जो मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ? चलो बच्चों, एक टर्म होता है NOx। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। NOx, इस NOx में बहुत सारी कहानी, इस पे मैंने एक लेक्चर, एक शॉर्ट वीडियो बनाया था बहुत पहले, मेरे इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा आपको और साथ में मेरे यूट्यूब पर भी मिलेगा। इस NO को मैजिकल मालिक्यूल भी कहा जाता है, ठीक है। कई बार इसको मालिक्यूल ऑफ द ईयर का रिकॉर्ड मिल चुका है। मालिक्यूल ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? NO को। NO को बेटा, ठीक है। NO के बहुत सारे बायोफिजिकल एप्लीकेशंस हैं। जनरली ये क्या होता है, जो हमारी नर्व्स होती हैं उनके अंदर जा कर के हमारे ब्लड फ्लो को ये क्या करता है, एक तरीके से कंट्रोल करता है, ठीक है। तो जो बहुत सारे लोग वियाग्रा वगैरह की जो मेडिसिन्स होती हैं उनका एडवर्स इफेक्ट यही होता है, वो ये गैस रिलीज करती हैं। तो कई बार केमिस्ट्री में पूछा गया है NO के बारे में कि मालिक्यूल ऑफ द ईयर किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे NO को बोलते हैं, ठीक है। NO कुछ मामलों में ये बहुत यूजफुल भी है क्योंकि मेडिसिनल गैस एक तरीके से, ठीक है। अगर ये बहुत हाई होगा तो BP को डिस्टर्ब कर देगा। लेकिन मैं केवल NO नहीं पढ़ रहा हूँ, NOx पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा हूँ बेटा? NOx, ठीक है। हमारे इस एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी गैसें हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? बोलो जरा। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस क्या है, कौन सी है? N2, नाइट्रोजन। अब कोई चीज़ सबसे ज़्यादा क्यों पाई जाएगी? कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा क्यों पाई जाएगी बेटा? जैसे मान लो, आप ध्यान से सुनो, उत्तराखंड में शेर भी थे और इंसान भी थे, राइट। ज्यादा शेर थे इंसान कम थे, एक टाइम ऐसा रहा होगा, बोलो। अब ज्यादा इंसान है शेर कम है, क्या रीजन है? नहीं नहीं नहीं, पॉपुलेशन तो, पॉपुलेशन के साथ स्टेबिलिटी होती टर्म। हमने पॉपुलेशन बढ़ाई और हमने उस पॉपुलेशन को कंजर्व करा, उनको प्रोटेक्शन दिया। हमारे पास दवा है ना, हमारे पास खाना है, उनके पास दवा नहीं है, वो बीमार हो गए तो उनके पास मेडिसिन नहीं थी, बोलो, ठीक है। तो N2 अगर सबसे ज्यादा है तो क्या रीजन है, वाई N2 मैक्सिमम इन एटमॉस्फेयर? तो आप बोलोगे सर, ये जो आप N2 देख रहे हैं ना, N2 जो आप देख रहे हैं, कोई भी चीज तभी सबसे ज्यादा हो सकती है जब वो रिएक्टिव ना हो। क्यों? वही सबसे ज्यादा देर तक चलेगी जो रिएक्टिव ना हो। अभी रिएक्टिव क्यों नहीं है, इस क्वेश्चन को CSIR JRF में 2 नंबर में पूछा था, 2013 दिसंबर वाले पेपर में बेटा। MSc में था मैं उस टाइम, मुझे याद है ना। तो N111N बेटा, N111N,
ये है, बहुत स्टेबल है, ठीक है, ये बहुत स्टेबल है। ये ऐसे है, कहता है कि मैं तो क्या हूं, बिहेव लाइक ए इनर्ट गैस। अरे बोलो, बिहेव लाइक ए इनर्ट गैस, है ना, यानी कि मच स्टेबल। क्या है बेटा, मच स्टेबल है। भाई इनर्ट गैस स्टेबल ही तो होते हैं बेटा। अरे बोलो, हम लोग इस दुनिया में हाथ पांव क्यों मार रहे हैं, क्योंकि हम अनस्टेबल हैं। अरे बोलो, आपको क्या जरूरत थी कि इस ठंड भरे माहौल में इस टाइम ऑनलाइन क्लास लेने की, आप टीवी देख सकते थे। अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए होते, राइट, एक बड़ा सा आपका साम्राज्य होता, तो आप ये फालतू में केमिस्ट्री फिजिक्स थोड़े पढ़ रहे होते, है ना, या मैं आपको पढ़ा रहा होता। इसका मतलब हम अनस्टेबल से स्टेबल होना चाह रहे हैं। तो N2 बहुत ही स्टेबल है। अब इस ये इतना स्टेबल है, इस बात को कैसे प्रूव कर पाओगे, कोई बताए। केमिस्ट्री कैसे कहेगी कि स्टेबल है। केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी का क्या पैरामीटर है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, बिल्कुल सही बोल रही हो, है ना। इसके बांध को तोड़ने में लोगों की हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। अब बॉन्ड क्यों नहीं टूट रहा है, क्योंकि इसकी बॉन्ड ऑर्डर बहुत ज्यादा। अरे बोलो, बॉन्ड ऑर्डर कितना बेटा, 3 है, ठीक है। और स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या है बेटा, स्टेबिलिटी proportional to bond order and proportional to bond energy, है ना। तो जो N2 की बॉन्ड एनर्जी है बेटा, इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं है, ठीक है। लगभग पड़ती है 946 या 942 किलो जूल, अप्रॉक्स वैल्यू है, आप देखिएगा मत गूगल से, ठीक है भाई। 900 के आसपास है, ऊपर ही, ठीक, हो सकता है 42 हो 21 हो, मुझे याद नहीं है, लेकिन अप्रॉक्स लिखोगे तो कोई दिक्कत मेंस की क्वेश्चन में नहीं होगा। और दूसरे रीजन क्या है बेटा, हाई होमोलुमो गैप है। क्या बेटा, हाई होमोलुमो गैप है, हाई होमोलुमो गैप। और यही गैप डिसाइड करती है क्या, कि रिएक्टिव होगा या नहीं होगा, ठीक है। हाई क्या है, होमोलुमो गैप, ठीक है बेटे। जैसे देखो बच्चों, अगर मेरा आईएएस के एग्जाम में 90 मार्क्स आया, ठीक है, और कट ऑफ 91 गया, तो मेरा होमोलुमो गैप बहुत कम है। हम्म, तो हो सकता है मेरे पापा कहेंगे खेत बेच दूंगा, लेकिन तू तैयारी कर। अरे बोलो, है ना। हम एक कपड़े कम पहनेंगे, रिश्तेदारी में नहीं जाएंगे, कम कम खाना खाएंगे, तुम्हें पढ़ना बेटा, लेकिन मान लो मेरे नंबर ही -2 आ रहे हैं हर साल, तो मेरा गैप क्या है उस कट ऑफ से। बोलेंगे भाई दुकान कर ले, घर पे खेती कर ले, कोई काम कर ले। बोलो, तो मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी में ये जो होमो होता है वहां से इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, और लूमो में इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का देना लेना ही तो रिएक्शन है। इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई मुझसे सिंपल पूछे कि रिएक्शन क्या है, तो मैं दो बात बताता हूं, कि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज रिएक्शन है, और दूसरा जब भी रिएक्शन होगा तो बॉन्ड बनेंगे और टूटेंगे, पहले टूटेगा फिर बनेगा। तो बॉन्ड का टूटना बनना भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज ही तो है बेटा। और इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कब होंगे, जब हमको प्रॉपर एनर्जी लेवल मिलेगा, है ना। क्लियर है इतना। तो हाई होमोलुमो गैप, ये दोनों बात पूछी गई थी उसमें, इसकी इनर्टनेस के लिए जिम्मेदार यही है, ठीक है बेटा। और NO को मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को, NO को कौन सा मॉलिक्यूल कहते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ द ईयर, मॉलिक्यूल ऑफ द ईयर था ये। अब आप देखिए बच्चों, ये कहता ना जी मैं तो काम ही नहीं करूंगा इस तरीके से जो तुम लोगों ने सोच रखा है, ऐसे कुछ होगा नहीं। लेकिन जब बिजली कड़केगी, क्या कड़केगी बेटा, बिजली कड़केगी, ठीक है। नॉर्मली N2 और O2 नॉर्मल टेम्परेचर पे कोई बात नहीं होती, और होती अगर ये बात तो हम इस दुनिया में रह नहीं पाते। क्यों, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे तो 22% N2, अरे बोलो बच्चों, 22% हमारा ये जो O2 है, ये 78% अप्रॉक्स N2 के साथ तो है ना। अरे बोलो, कोई रिएक्शंस हो रहा है क्या, नो रिएक्शन। और रिएक्शन होता तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती। अरे बोलो बेटा, रिएक्शन फिजिबल नहीं है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन इस दुनिया में कोई चीज जो फिजिबल नहीं है
उसे फिजिबल कराया जा सकता है क्या सप्लाई करके? एनर्जी सप्लाई करके, है ना? कोई बहुत ईमानदार उसको 200 करोड़ रुपए देके देखिए, है ना? जैसे लोग कहते हैं कि लोग गद्दारी क्यों करते हैं, भाई जो प्रैक्टिकल बात है, मैक्सिमम लोग लालच में आ जाते हैं, ठीक है? वो अपने देश के साथ बहुत सारे लोग गद्दारी कर देते हैं। ऐसा नहीं कि सभी करेंगे, जो देशभक्त होंगे वो नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे लालच मिलते होंगे उनको, है ना लोग। अब देखो N2 और O2 में जब क्या हो जाए बेटा, ठंडर हो, बिजली कड़के, है ना बेटा, क्या हो, लाइटनिंग अकर्ष, ठीक है बेटा, बिजली कड़क रही हो, ठीक है बेटा, क्या हो, बिजली कड़क रही हो, बिजली, ठीक है बेटा, बिजली, बिजली गिरेगी, गिरती है ना, बिजली कड़क, ठंडर, अरे बोलो, तो बिजली जब कड़केगी तो इनको क्या मिलेगा, लगभग टेम्परेचर 1200 केल्विन या 2000 केल्विन बेटा, है ना, 2000 केल्विन टेम्परेचर में ये दोनों चिपक जाएंगे, क्या बना लेंगे बेटा, NO बना लेंगे, क्या बनाएंगे, NO बना लेंगे। रिएक्शन समझ में आया? ये NO आगे फिर से ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, NO2 बना लेगा, क्या बना लेगा बेटा, NO2। ये NO2 आगे रिएक्शन करेगा, क्या बना लेगा, NO3 बना लेगा, N2O3 बना लेगा, ठीक इस तरीके से बनेंगे, है ना, इस तरीके से बहुत सारी चीजें बनेंगी। और केवल यही नहीं, ओजोन जो हमारे ऊपर है ना बेटा, वो भी रिएक्शन करेगा इनके साथ, N2 के साथ ओजोन भी करेगा बेटा, बिजली गिरेगी तो, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं कर रहे हैं ये, तो ये भी बना लेगा क्या, NO बना लेगा बेटा, है ना, क्या बना लेगा, NO, ठीक है। ये जो NO2 होती है रेड ब्राउन कलर की गैस होती है, अरे बोलो, ये क्या होती है, रेड ब्राउन कलर की होती है। अब आप सोचो, जैसे ही कहीं पे एटॉमिक बम गिरेगा, है ना, एटॉमिक बम से लाखों डिग्री टेम्परेचर बनेगा, तो उस एटमॉस्फेयर में लगभग 10-20 किलोमीटर ऊंचाई तक जो भी N2O2 होंगे सब रिएक्शन करके यही तो बना लेंगे NO2, ठीक है। तो बादल कैसे आ जाएंगे, लाल कलर के बादल, कैसे बेटा, लाल कलर के बादल। तो ये वो बादल है जो एटॉमिक बम गिरने के बाद उस एरिया के ऊपर बनता, लाल कलर की, 10-20 साल तक रहते होते बेटा। इसमें कौन सी गैस है, NO2 गैस है, क्या बेटा, NO2 गैस है। ये NO2 गैस जब वाटर वेपर के साथ या वाटर के साथ कंबाइन होगी तो क्या बनाएगी जरा बताओ, HNO3 बनाएगी। इस HNO3 को लोग क्या कहते हैं प्यार से, एक्वा फोर्टिस, क्या बोलते हैं बेटा, एक्वा फोर्टिस। एक्वा मतलब वाटर, फोर्टिस का मतलब सुपर वाटर। दुनिया का सबसे शक्तिशाली वाटर पहले लोग जानते थे कि पानी है, लेकिन ये पानी नहीं है, क्या है, एसिड है बच्चों, और बन जाएगा एसिड रेन, अरे बोलो, कहानी क्लियर हो गई सारी केमिस्ट्री। हेलो, ठीक है।